हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 475 प्लस पर स्वागत है। दोस्तों, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा 5 दिन का लेक्चर होना चाहिए वो बहुत लंबा जा चुका है। हर एक टॉपिक को समझाने के लिए मैक्सिमम टाइम की जरूरत होती है, मगर उससे भी ज्यादा जा रही है। तो मैक्सिमम हो कम से कम 1 आवर लेना चाहिए क्लास हर डे, बट हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि 40 मिनट 45 मिनट्स पे हमारा लेक्चर एंड हो जाए। दोस्तों और भाइयों, हम कोशिश ये करेंगे कि आगे भी आपके साथ हम मैक्सिमम 45 मिनट ही जाए, मगर 1 आवर का भी वीडियो बनाया जा सकता है या नहीं, आप हमें प्लीज कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम लेक्चर को आगे की ओर बढ़ाते हैं क्योंकि हमें हर हर लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर के बारे में भी बात करनी पड़ती है। जैसे कि हमने अगले अपने 5 लेक्चर में पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, तीसरे लेक्चर, चौथे लेक्चर की चर्चा की थी। तो आज के लेक्चर में हम टाइम को ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट ही कल का पढ़ा हुआ लेक्चर को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 6। लेकिन लेक्चर नंबर 5 की बात करें तो लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा क्या था? आया होगा आपके ख्याल में कि लेक्चर नंबर 5 में हमने तो भाई समतल दर्पण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समतल दर्पण। पहली बात तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स। और हाँ दोस्तों, होली बहुत करीब है। क्या? होली बहुत करीब है। कहते हैं कि 1 2 3 4 5, लेकिन हमारा मानना है कि ये पढ़ लेना चाहिए। ये 2 दिन मैक्सिमम छुट्टी हो सकती है, हॉलीडे हो सकती है। ठीक है, मगर हम कोशिश करेंगे कि 6 तारीख से क्या हो, हम लोग अपने रेगुलर टाइम पर आ जाए। और 6 तारीख को हम बता देते हैं, 6 तारीख को हम अपना केमिस्ट्री का पहला लेसन रिएक्शन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया लेकर आ रहे हैं 6 तारीख को। कितनी तारीख को? 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च को हम अपना केमिस्ट्री का पहला लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, वो भी कोशिश ये रहेगी कि हमारी 10 बजे हम लाइव आए अपने यूट्यूब चैनल पे। 10 बजे हम लाइव आए केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को लेकर। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को लेकर, फर्स्ट चैप्टर को लेकर। ओके दोस्तों, 6 तारीख से हम लोग रेगुलर हो जाएंगे और 1 2 3 तारीख को आपको हम फिजिक्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स है, फिजिक्स के जो लेक्चर्स है हमारे कौन से, अब हमारे फिजिक्स में जो बाकी है हम इसके लास्ट में बात करेंगे कि फिजिक्स में हमारा बाकी क्या क्या। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 1 2 3 का हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है। ठीक है, 6 तारीख का तो शेड्यूल आपको बता दिए कि 10 बजे हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन लेकर आ रहे हैं और 6 बजे शाम में लाइव आएंगे हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर को लेके। कैसा? फिजिक्स का पहला चैप्टर अगर हमारा कंप्लीट हो गया 3 तक तो कंप्लीट, ठीक है, वरना सेकेंड चैप्टर को लेकर आएंगे। कौन सा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 5 में हमें क्या पढ़ा था और लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ लेक्चर नंबर 5 को समझने के लिए हमें एक ही इमेज को बनाने की जरूरत है और वो इमेज है ये कि ये एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है मेरे भाई? समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी होती है तो उससे 2 प्रकार की किरणें निकालेंगे। एक जो तिरछी जाएगी और दूसरी जो लंबवत आएगी। इस दोनों को हम पीछे की ओर खींचेंगे क्योंकि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको भी पीछे खींचेंगे, ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये ऑब्जेक्ट ओ है, ये किरण इधर से इधर परावर्तित हो रही है, ये यहाँ से यहीं से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, समतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था? समतल दर्पण की परिभाषा कि समतल दर्पण एक चिकनी कांच की प्लेट है जिसके एक भाग को रस्टित किया जाता है या चांदी की परत चढ़ाई जाती है और उसके बाद उस पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग से पेंट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या था दोस्तों? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि समतल दर्पण की विशेषता क्या क्या होती है। इसी चित्र के माध्यम से तो हम लोग 8 विशेषता लिख लेंगे। पहली बात की है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। दूसरा क्या होगा कि सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तीसरा क्या होगा कि पर्दे पर इसे उतारा नहीं जा सकता। चौथा क्या बनेगा कि इसे टूटी रेखा से दर्शाया जाता है। टूटी रेखा से दर्शाया जाता है। पांचवा क्या बनेगा? सिंपल, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। हम इसे ऐसे लिखते हैं, वस्तु दूरी जो कि वो बराबर होगी प्रतिबिंब की दूरी के। ठीक है,
पांचवा क्या, छठा क्या सॉरी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर होगी किसके, प्रतिबिंब की ऊंचाई के। किसकी ऊंचाई के, प्रतिबिंब की ऊंचाई के, प्रतिबिंब की ऊंचाई के। सातवां क्या होगा कि वस्तु का आकार, किसका आकार, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होगा, बराबर होगा, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। आठवां नंबर, 8 नंबर क्या होगा, 8 नंबर क्या होगा, देखो गौर से सुनना 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर क्या होगा, 8 नंबर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार बराबर है, ऊंचाई बराबर है। और एक चीज क्या था कि इसका आवर्धन +1 होता है। 7 तो हमने लिख लिया, 8वां हम क्या लिख सकते थे, याद होगा अगर आपको तो, कि वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। कौन सा नंबर है, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होती है। और 10वां क्या था कि ये पार्श्विक रूप से उत्क्रम बनता है, यानी पार्श्व प्रतिलोम प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यही 10 विशेषता देखे थे हमने। उसके बाद हमने इसके उपयोग को देखा था। क्या देखा था, उपयोग को देखा था कि हजामती कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, हजामती कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे तीक्ष्ण मोड़ पर, तीक्ष्ण मोड़ पर इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा नंबर जो क्या था, अब अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आए थे गोलीय दर्पण में। उसके बाद हम किस में आए थे, गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में देखो, अब गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण को देखते हैं। अब हम लोग मतलब समझिए कि अपना आज का लेक्चर नंबर 6 शुरू करें, लेक्चर नंबर 5 की में बात कर लें। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 क्या है, लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको गोलीय दर्पण का एक छोटा सा रूप दिखाई दिया था कि देखो भाई गोलीय दर्पण ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, मजेदार होता है। देखो अगर बात को समझने लगे तो इंटरेस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा इस चीज में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा, जैसे हम पहले भी अपने लेक्चर में बता चुके हैं कि आपका फिजिक्स का जो 5 से 6 चैप्टर है उसमें से हमको जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र और प्रकाश का अपवर्तन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बहुत बातें भी सीखने को मिलती है। ठीक है, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 6। कितना नंबर, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। चलो छोड़ो, इंग्लिश लिखिए काफी। ठीक है, आज देखो सबसे पहले गोलीय दर्पण के लिए हम क्या बताए थे। सबसे पहले अगर हम लोग दर्पण की बात करना शुरू किए थे, सपोज नहीं मतलब दर्पण की हम लोगों ने बात करना शुरू किया था, हम लोग बोले थे समतल दर्पण पढ़ेंगे, जो पढ़ लिया हमने। क्या क्या पढ़ा इसमें भाई, कि समतल दर्पण क्या होता है, उसकी विशेषता, मैंने उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है और इसके उपयोग क्या होते हैं। और ये भी पढ़ा कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, ये भी पढ़ा। ठीक, अब उसी तरह से जब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, तो एक एक बात को ध्यान में रखेंगे। क्या करेंगे, एक एक बात को ध्यान में रखेंगे, खाली सुनते चलना। और अगर कॉपी कलम भी लेके बैठे हो ना तो सिर्फ मेरे हिसाब से क्या करना, छोटी छोटी बातों को लिखना अभी फिलहाल। ठीक है, और अगर बड़ी बातों को मतलब कि अच्छे से लिखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर किसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, नाम हमारा टारगेट 475+ ही होगा, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो करके वहां पर भी पीडीएफ हम लोग का डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कब, चैप्टर खत्म होने के बाद। लेकिन कब, चैप्टर खत्म होने के बाद। फिलहाल अगर आपको नोट साथ में बनाना है तो आप साथ में बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक कॉपी लेके बैठिए और रफ में उसको बनाते चलिए। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है, या तो फिर कॉपी कलम साइड में रखो, खाली सुनो। ठीक है, सुनना भी बहुत चीज होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, सबसे पहली बात, गोलीय दर्पण नाम में ही लिखा हुआ है गोला दर्पण, गोलिया होना चाहिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलिया होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। ठीक, अब देखो ये गोला हो गया, बात तो कर दे कि परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। गोलीय दर्पण समझ लिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, उसके बाद अब देखो कल ही बताए थे कि ये दो तरह के होते हैं।
ये दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल से ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ अच्छा सा बोध हो रहा है कि कुछ अच्छी बातें होंगी, तो ठीक है। तो अवतल, तो हमको एक फील आ रहा है अच्छी बातें यानी राइट हैंड, अच्छी बातें यानी राइट हैंड। और उत्तल मतलब थोड़ी सी खराब बातें तो नहीं होंगी लेकिन फिर भी थोड़ी सी लग रही है, तो लेफ्ट हैंड। नहीं तो भूल जाओ, डायरेक्ट कर लो अवतल राइट उत्तल लेफ्ट, अवतल राइट उत्तल लेफ्ट, जिधर बना रहे उधर घूमो, अवतल राइट उत्तल लेफ्ट, अवतल राइट सॉरी राइट, और दूसरा अवतल लेफ्ट उत्तल लेफ्ट, ठीक है, अवतल राइट, ठीक है। ये एक ही साइड से जगह, ये परावर्तक सतह है, ये जो हम कर रहे हैं ये हम बना रहे हैं क्या, परावर्तक सतह नहीं, मतलब ये रक्षित कर रहे हैं, दर्पण को रक्षित होना पड़ेगा क्योंकि दर्पण तो कांच से बनता है, और कांच को जब हम रक्षित कर देते हैं तो दर्पण बनता है, ठीक है। कांच को जब हम रक्षित कर देंगे तो दर्पण बनेगा, तो हम ये रक्षित किए इसको, तब चल के ये क्या बना, दर्पण बना, ठीक है। ये इधर से किए, इसको भी हम करेंगे, इसको भी कर दिए। अब देखो जो राइट हैंड के साइड आ रहा है उसे हम कहेंगे अवतल, जो राइट हैंड के साइड आ रहा है अवतल, और जो लेफ्ट हैंड के साइड आ रहा है उसे उत्तल। देखो राइट आया अवतल और लेफ्ट आया उत्तल, ठीक है। तो राइट हैंड के साइड जो आएगा वो अवतल और लेफ्ट हैंड के साइड जो आएगा वो उत्तल, ओके, ठीक। अब देखो, अब एक चीज हम आपको इसमें ही दो बातें बता रहे हैं, उसके बाद इसको फ्रेश तरीका से समझना है, ठीक। उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि ये गोला है, तो किसी भी गोले को तो उसके केंद्र से एक बराबर परिधि पर खींची जाती है ना। मतलब क्या कि अगर ये केंद्र है किसी गोले का, मान लो यहाँ तुम कलर कर दिए तो यहाँ ऐसे कर लिए, तो इसके ना चारों ओर ऐसे करके गोला खिंचाएगा, इसके चारों ओर ना ऐसे करके गोला खिंचाएगा, तो केंद्र के हिसाब से ही गोला जाता है, केंद्र के हिसाब से ही क्या जाता है, गोला जाता है, ठीक। तो इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ केंद्र होगा, केंद्र है तो इस गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी, क्या होगी, त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, ठीक है, रेडियस कहते हैं, ठीक। रेडियस भी होगा, कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी, ठीक। इतनी बात याद रखिएगा। अभी फिलहाल क्या करिएगा, याद रखिएगा कि इसकी क्या होती है, क्या होती है, गोले के पास अपना केंद्र भी होता है, अपनी त्रिज्या भी होती है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, हम एक बार इस चित्र को मिटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद अब दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, दोनों को क्या करके देखेंगे, अलग अलग करके, थोड़ा स्पीड में करते हैं, मतलब मिटाते स्पीड में, बताएंगे हम बहुत धीरे, बताने का टेंशन नहीं। देखो अब गोला बनाना नहीं है, अब क्या करना है, हमको अवतल दर्पण बनाना है। हम अवतल दर्पण कैसे बनाए थे उसमें, देखो अवतल दर्पण यानी ऐसा, क्योंकि गोला का इधर वाला हिस्सा कुछ ऐसा होता है, देखो बना, बना ना। देखो हम क्या करें, एक बार रख लो, एक बार थोड़ा सा समझो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, सेंटर। तो ये वाला हिस्सा हम क्या किए, यहाँ से इसको काट दिए सेंटर से, और ये वाला हिस्सा उठा के लगा गया पटक दिए, ये पटक दिए, तो ये सेंटर तो साथ में आया, ये सेंटर हम मान लेते हैं ये रहा, ठीक। अब ये वाला हिस्सा हम यहाँ पटक रहे हैं, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पटक दिया। अब बोलोगे भाई इसका सेंटर किधर, तो देखो इसका सेंटर लेफ्ट, इस वाला जो अवतल दर्पण है उसका सेंटर इसके किस दिशा में था, परावर्तक सतह के क्या था, सामने था, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ये रस्तित किया क्या, उल्ट विपरीत, रस्तित क्या किया हुआ है, इसका बाहरी हिस्सा रस्तित किया हुआ है, यानी अंदर वाला हिस्सा क्या है, परावर्तक सतह है, और इस दर्पण में अंदर वाला हिस्सा रस्तित किया हुआ है, यानी इस गोलीय दर्पण का बाहरी सतह परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह के सामने, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह के सामने केंद्र है, क्या है, के सामने केंद्र है। लेकिन उत्तल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में रस्तित वाले हिस्से के सामने, यानी परावर्तक सतह के पीछे में वक्रता केंद्र, परावर्तक सतह के पीछे में वक्रता केंद्र, मतलब यहाँ पर है, ठीक, समझ गए। हाँ, ये याद रखना है, हम इतना इसीलिए जोर दे रहे हैं ना, लोग क्या होते हैं अवतल उत्तल भूल जाते हैं कि अवतल कौन सा उत्तल कौन सा। देखो भाई, परावर्तक सतह उभरा हुआ है यानी उत्तल, परावर्तक सतह धसा हुआ है यानी अवतल, या फिर नहीं याद रहता है तो सिंपल समझो, एक गोला खींचो, राइट साइड वाला अवतल, लेफ्ट साइड वाला उत्तल, ठीक है, समझ गए। अब रुको मिटाने दो,
ये वाला हिस्सा मिटाने दो, खाली नीचे वाला। अब देखो हमने केंद्र बना लिया। ये दर्पण के पीछे वाला हिस्सा हो गया, सामने वाला। तो मन में आया होगा, ये तो रक्षित सतह तो पीछे होता है, माने कि ये वाला सतह किधर हो गया, पीछे। ये पीछे हो गया तो डॉट लाइन, और सामने हो गया तो सीधी लाइन, ठीक है। और ये यहां से आ गया है, तो यहां से अगर आप करना चाहे तो उसको आप टूटी 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 लाइन से भी दिखा सकते हैं, सीधी लाइन से भी दिखा सकते हैं, इसको भी आप सीधी लाइन से दिखा सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन फिर भी एक अपना मन हो गया कि टूटी लाइन से शुरुआत में दिखाते हैं, तो शुरुआत में टूटी लाइन से दिखा दी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब तुम मुझे ये बताओ, इस दर्पण का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, ठीक है। इस दर्पण का कहीं ना कहीं तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कहने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा, कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा। उसी केंद्र को ध्रुव कहेंगे, उसी केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, उसी केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। और सुनो, पहले मेरी बात सुनते जाना। पहली बात तो हो गई कि दर्पण के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। दर्पण के व्यास को द्वारक कहेंगे। सुनना पहले, सुनना आराम से सुनना, पहले परिभाषा सुनो। दर्पण के द्वारक को क्या कहेंगे, सॉरी, दर्पण के व्यास को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, ठीक। उसके बाद सुनो, जो गोला का केंद्र था, जो हम गोलीय दर्पण यहाँ बनाए थे, तो इसका वो केंद्र आएगा ना, जो कि अवतल दर्पण के इस साइड है और उत्तल दर्पण के इस साइड है। इस गोला के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। उसी तरह से गोला के त्रिज्या को, गोला के पास त्रिज्या भी तो था, यानी यहां से यहां तक की दूरी, और इसी चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्लैट करके दिखा दिया, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। यहां से त्रिज्या को क्या कहा जाता है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक। और सुनो, पहले इतना समझते, चलो पहले इतना समझते, ठीक। अब देखो मेरे भाई, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है दर्पण का ध्रुव हम उसी साइज का क्यों ना बनाए। दर्पण का ध्रुव, इसको P से डिनोट करते हैं, P से वक्रता, और उसके बाद वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से, ठीक है। अगर चाहे तो द्वारक को A से कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। सिंपल सा मेरी बात सुनिएगा, अभी द्वारक इतना हल्का हो जाएगा कि कहोगे क्या बताए सर, ठीक है। गोला के, अब देखो यहाँ पे ये दर्पण का ध्रुव हो गया P, और यहाँ पे ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इस दोनों को मिला जो रही है, ये जो मिल रही इस डिस्टेंस को ही क्या कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या। अरे मेरे भाई, त्रिज्या ऐसे ही तो डिस्टेंस होती है। त्रिज्या क्या होती है, डिस्टेंस ही ना होती है, माने दूरी ही ना होती है। त्रिज्या क्या होती है, डिस्टेंस यानी दूरी ही होती है। तो यहाँ पर जो ये PC है, ये R ही तो है, ये PC जो है ये R ही तो है, ठीक, समझे। सुनो मेरी बात, बस इसका जो केंद्र मान लिए ये वाला P, मानेंगे क्या, यही होगा, यही होगा। ये जो तुम लाइन खींचोगे ना, जो कि इसको कट करते हुए जाएगा दर्पण को, तुम याद रखना कि वही मिड पॉइंट बने दर्पण का, ठीक है। वो क्या बने, वही दर्पण का मिड पॉइंट बने, वही अच्छी बात होगी आपके लिए। तो आपको दर्पण का यही बनाना है। ऐसे तो दर्पण के केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, लेकिन अब उतना कौन खोजेगा केंद्र। तो हम उसी साइज का दर्पण क्यों ना बनाए कि जहां से मुख्य अक्ष यानी ये जो PC जा रही है, वो मिड पॉइंट को टच करते हुए ही जाए, मिड पॉइंट को टच करते हुए ही जाए, ठीक, समझ गए। जो दर्पण कैसे बनाना है इस पर भी फोकस करेंगे, अभी पहले समझो, ठीक। P हो गया, C हो गया, इस दोनों के बीच की दूरी PCR हो गई, समझ गए। अब ये दर्पण का व्यास, माने कि अगर ये दर्पण MM' मान ले, तो यही MM' दर्पण का द्वारक है, माने तुम्हारा दर्पण ही MM द्वारक है। अब दर्पण की लंबाई जो है वही दर्पण का द्वारक है, बात खत्म। द्वारक से कुछ सोचता है कितना भारी है, कितना भारी है, कितना भारी है। अगर तुमको कोई दर्पण का द्वारक बोलने पूछे ना कि इस दर्पण का द्वारक क्या है, तो बोल देना ये जितना इसका लेंथ है, इस दर्पण की जितनी लंबाई है, वही दर्पण का द्वारक है, ठीक, समझ गए। और परिभाषा कोई बोल दे तो दर्पण के व्यास को द्वारक कहा जाता है, दर्पण के व्यास को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, ठीक है।
द्वारक कहा जाता है। समझ गए? इसी सीमा, ये पूरा का पूरा ये जो वृत्ताकार सीमा होता है, इसी को मतलब वही दर्पण ही, वही दर्पण आपका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ये पूरा का पूरा दर्पण ही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक, गोला के द्वारक हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब सुनो, अब होता है एक फोकस। क्या होता है? एक फोकस। फोकस एक, और दूसरा होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, लेकिन पहले फोकस समझो। फोकस क्या है? फोकस से पहले एक बात समझिए कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण हमेशा दर्पण के बाईं ओर से आएगी। हमेशा किधर से आएगी? दर्पण के बाईं ओर से आएगी। मतलब किधर से? इधर से, दर्पण का बाईं ओर, ये वाला दर्पण का राइट और ये वाला लेफ्ट। बाईं मतलब लेफ्ट, तो दर्पण के बाईं ओर से आएगी। इसमें भी दर्पण के बाईं ओर से आएगी, बाईं ओर से आएगी। ठीक है, याद रखना है, क्या रखना है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण हमेशा दर्पण के बाईं ओर से आती है। दर्पण के बाईं ओर से आती है। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, अब सुनो, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से मिलती है, उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। सुनो, अवतल दर्पण के लिए बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। पहले अवतल दर्पण के लिए सुनो, थोड़ा सा पॉइंट अलग हो जाता है अवतल में और उत्तल में। ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से टकरा, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर टकराती है, कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर टकराती है, उसी बिंदु को फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और फोकस को एफ से सूचित करते हैं। फोकस को किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या आती हुई? मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। मतलब ये अगर परावर्तन के बाद ऐसे जा रही है, तो ये पीछे हम देखेंगे कहाँ कट हो रही है, देखेंगे यहाँ कट हो रही है, तो इसे उत्तल दर्पण का फोकस कहा जाएगा। यही तो सिंपल सा परिभाषा है कि इसमें क्या है? मिलती है और इसमें आती हुई प्रतीत होती है। माने दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहा जाता है। और मिलती है तो उसे अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। अभी लिखेंगे सबका डेफिनेशन, लेकिन पहले समझा रहे हैं, सुनो। उसके बाद लास्ट चीज बचा फोकस दूरी। तो कुछ नहीं है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये भी एक तरह का डिस्टेंस है। ये भी एक तरह का क्या है? डिस्टेंस है। देखो, ये रफ में ही अभी हमने इतने सारे टर्म्स की बातें कर ली जो कि दर्पण में आया करती है। गोलीय दर्पण को जानने के लिए ये टर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे के सारे टर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें पहला क्या टर्म है? पहला टर्म था हमारा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। पहला टर्म क्या था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हमने बात कर ली जिसका परावर्तित होता गोलीय, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर एक गोला बनाया जिसका कि राइट हैंड वाला हिस्सा हमारा अवतल हो गया, जिसका राइट हैंड वाला हिस्सा क्या हो गया? अवतल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा क्या हो गया? उत्तल हो गया। ठीक, उसके बाद क्या देखा कि जो दर्पण का केंद्र है वही जो है ध्रुव है, उसे ही दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जो दर्पण का केंद्र होगा उसे ही दर्पण का ध्रुव कहेंगे, जिसे P से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद दर्पण का व्यास जो होता है उसे ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यानी जो वृत्ताकार सीमा दर्पण की है, ठीक है, जो वृत्ताकार सीमा दर्पण की है, उसी सीमा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि व्यास को, जिस चीज को क्या? व्यास को। ठीक है, अब तुम यही नहीं ना कहोगे यहां से यहां ऐसे मिलाओगे, यहां से यहां ऐसे मिलाओगे, यानी दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। नहीं, दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं?
द्वारक कहते हैं। ठीक, समझ गए। अगर पूछ ले इसमें बताना है तो ये एम, इसका नाम एम डैश कर दिए, तो यहाँ पे अगर दर्पण में पूछे कि यहाँ का द्वारक क्या है तो एम एम डैश। ठीक, अब दर्पण का केंद्र, दर्पण का केंद्र सॉरी वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र गोले का जो ये गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, जिसको दोनों मिला के हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। फिर वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिर उसके बाद फोकस, फिर उसके बाद फोकस अवतल दर्पण के लिए अलग होती है, उत्तल दर्पण के लिए अलग होती है। ठीक, अवतल दर्पण के लिए अलग, उत्तल दर्पण के लिए अलग, बिल्कुल थोड़ी सी अलग कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है उसे, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आपतित किरण दर्पण के परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक, एक चीज और आया होगा मन में कि मुख्य फोकस क्या बोल रहे हैं सर आप कब से, मुख्य फोकस सॉरी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्यों नहीं है, पी से सी को मिला दीजिए, जो रेखा बनवाती है मुख्य अक्ष, मतलब ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष, पी से सी को मिला देना ही क्या है, मुख्य अक्ष वाली रेखा है। ठीक है, पी से सी को मिला देना ही क्या है, मुख्य अक्ष है। पी से सी को मिला देना क्या है, मुख्य अक्ष है। पी से सी को, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या तो ये भी कह सकते हैं या तो सीधा कह सकते हैं। सी से पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब चलिए सारे डेफिनेशन को सही से लिखते हैं, सारे डेफिनेशन को क्या करते हैं, सही से लिखते हैं, सारे डेफिनेशन को सही से लिखते हैं, सारे डेफिनेशन को सही से लिखते, मन में दोहराइए तब तक। गोलीय दर्पण क्या होता है, मन में दोहराइए कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है। तुरंत हो जाएगा, देखते चलो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। ठीक है, वैसा सतह जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, उसके बाद अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख ही लेते हैं ध्रुव के बारे में। सबसे पहले जो आता है वो आता है ध्रुव। सबसे पहले क्या आता है, ध्रुव। सबसे पहले आता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के केंद्र को गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से निरूपित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब कहीं आपसे परीक्षा में पूछे अवतल दर्पण के ध्रुव की परिभाषा लिखी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गोलीय दर्पण लिखे हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब हम गोलीय दर्पण के लिए चल रहे हैं तो इसलिए गोलीय दर्पण परिभाषा देखिए किसके किसके लिए सेम होती है, एक ध्रुव के लिए सेम होती है, दूसरा वक्रता केंद्र के लिए सेम होती है। ठीक है, और तीसरा वक्रता त्रिज्या के लिए सेम होती है, वक्रता त्रिज्या के लिए सेम होती है, और मुख्य अक्ष के लिए भी एक जैसी होती है, मुख्य अक्ष के लिए से एक जैसी होती है, और एक किसके लिए होती है, द्वारक के लिए एक जैसी होती है, एक और चीज के लिए होती है उसे बाद में, फोकस के बाद। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है
क्या होता है, हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, किससे, सी से, इसे सी से सूचित किया जाता है। लिख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ त्रिज्या को दर्पण का, इसका दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, पीसी, पीसी बराबर आर होता है, यानी कि पी से सी के बीच की दूरी जो होती है वो आर होती है। ठीक, मुख्य अक्ष पी तथा सी से गुजरने वाली सीधी रेखा, गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, द्वारक, दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं, दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। एक बार फिर भी हम द्वारक का डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, और एक अब लास्ट हमको फोकस, जो ज्यादा जरूरी है, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस। पहले इसका लिखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर टकराती है, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर टकराती, क्या होती है, टकराती है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है भाई, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, इस दोनों को बड़े एफ से दर्शाया जाता है, दोनों को, अवतल दर्पण के फोकस और उत्तल दर्पण के फोकस को बड़े एफ से दर्शाया जाता है। और लास्ट बचा है जो दोनों के लिए सेम होता है, वो होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी आर बराबर एफ बाय, सॉरी, छोटी वाली एफ बराबर आर बाय 2। छोटी वाली एफ क्यों, क्योंकि फोकस दूरी को छोटी एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पी और एफ बराबर क्या होती है, छोटी वाली एफ, यानी कि ध्रुव से फोकस के, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आप दोनों कह सकते हैं। ठीक, हमने आज क्या क्या पढ़ लिया भाई, देखो, सब पहले तो लेक्चर नंबर 5 का रिवीजन किया। दूसरा गोलीय दर्पण पढ़ा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और सब में क्या क्या होता है, ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, द्वारक होता है, अवतल दर्पण होता है, सॉरी, फोकस होता है और फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है। अब ध्रुव क्या है, अब ध्रुव क्या है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी और वक्रता त्रिज्या को आर से। पी से सी से सीधी रेखा गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। फिर फोकस, आपतित किरण का परावर्तन के बाद दर्पण से मुख्य अक्ष से जहां पे मिलती है उसे कहते हैं फोकस, अवतल दर्पण का, और आती हुई प्रतीत हो रही है तो
उत्तल दर्पण का फोकस। उसके बाद फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या फिर वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। इसलिए एफ बराबर आर बाई टू, जिसे हम कल के क्लास में प्रूव करने वाले हैं कि एफ बराबर आर बाई टू कैसे होता है, और इसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए प्रूव करेंगे। कल के क्लास में बस हम इतना ही देखेंगे कि दोनों को प्रूव कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम कल के वीडियो में मिलते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।